नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। मैं अंजलि अदा आवाज़ द वॉइस की स्टूडियो की तरफ से आज हमारे ख़ास मेहमान जिनका नाम है मोइन शादाब साहब, जो कि एक शायर हैं और जर्नलिस्ट हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये दोनों जो इनके शायर होने का और जर्नलिस्ट होने का ये जो काम है ये कैसे निभाते हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। आदाब। आदाब। मोइन साहब, आप हमें ये बताइए, देखिए आप एक शायर हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम है, जर्नलिस्ट हैं, दोनों ये कैसे निभाते हैं और आपका ये जो सफ़र ये कैसे शुरू हुआ? देखिए, कहा यह जाता है कि जो पत्रकारिता या जर्नलिज्म या सहाफ़त और अदब और शायरी है ये तकरीबन एक ही चीज़ है, एक ही दुनिया है ये। बिल्कुल एक ही दुनिया। बल्कि सहाफ़त को तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सहाफ़त उजलत में लिखा गया अदब है जी, यानी बहुत जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है जी। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता और साहित्य का जो चोली दामन का साथ है उस एतबार से इनका बड़ा करीबी रिश्ता है। बिल्कुल। और अगर हम पूरा इतिहास देखें, पूरी तारीख़ देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो एक ही वक्त में वो शायर भी थे या अदीब भी थे और साथ ही वो सहाफ़ी भी थे, पत्रकार भी थे, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो या हमारी दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानें हो। तो ऐसे एक बड़ी तारीख़ मिल जाएगी। कहानीकार भी, शायर भी, सब कुछ। जी जी बिल्कुल। वही लोग जो राइटर होते थे वही कहीं ना कहीं पत्रकारिता पे जाते थे। और ये पत्रकारिता भी, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, तजुर्बा है, ये भी जिस तरह से कोई साहित्यकार अंदर से होता है, पैदा होता है, हाँ जी, उसकी जो अंदर की आवाज़ होती है, तो उसी तरह पत्रकारिता में भी पहले अब से जब ये सच को सामने लाना। जी बिल्कुल। जो जब तक ये पत्रकारिता एक इस तरह का प्रोफेशन नहीं बना था जो आज बन गया है कि इसके कोर्सेज भी होने लगे मैं वही कोर्स नहीं होता था ना। तो जिस तरह से कोई साहित्यकार, कोई पत्रकार, कोई कवि या शायर पैदा होता था या उसका अंदर से एक ख्वाहिश होती थी, वही पत्रकारिता की होती थी। लेकिन अब बड़ा फ़र्क आ गया है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर बता दूँ कि जब कोई पत्रकार साहित्यकार होता है या कोई साहित्यकार पत्रकार होता है, सहाफ़ी शायर या शायर सहाफ़ी होता है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी तो तकरीबन एक ही है जो समाज के लिए वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब दोनों ये मैदान एक साथ आकर मिलते हैं तो उनकी आँखों का जो दायरा है, जो उनकी नज़र है, वो ज़रा कुछ बड़ी हो जाती है दोनों मैदानों के एक साथ मिलने से। बिल्कुल, ये तो एक समंदर है। बिल्कुल। दोनों में जो आपस का ताल्लुक़ है तो उस परिधि को, उस दायरे को बड़ा कर देता है वो। यानी एक साहित्यकार के रूप में उसको एक नए तजर्बात शायरी से, अदब से होते हैं, और किसी अदीब या शायर को नए तजर्बात उतने ही पत्रकारिता से होते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ बड़ा चोली दामन का साथ है इन दोनों। बिल्कुल। एवरी डे वो कहते हैं इट्स ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग, जैसा कहते हैं कि हर गज़ल, हर ये कहानी हो, चाहे जर्नलिज्म हो, तो हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलता है, नया एक एक्सपीरियंस होता है। तो हम बात कर रहे हैं मोइन शादाब जी के साथ, जिनका हम जान चुके हैं कि दोनों वो काम कैसे निभाते हैं। तो हमने बात की थी उनकी तालीम और उनका सफ़र, ये कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मेरा बुनियादी तौर पर जो ताल्लुक़ है वो ज़िला बिजनौर से है, उत्तर प्रदेश जी। रोहिलखंड का जो हमारा इलाका है। तो मेरी जो बुनियादी तालीम है वो घर पर हुई, और उसके बाद जो आसपास के कस्बे हैं, शहर है, स्योहारा है, फिर हम मुरादाबाद तक पहुँचे जी। और फिर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं राजस्थान चला गया। तो शायरी कहाँ से शुरू हो गई फिर? मैं बताता हूँ। पहले जब आपने एजुकेशन की बात की तो ये ख़त्म कर देते हैं। अब आप राजस्थान पहुँच। मैं राजस्थान चला गया, वहाँ से मैंने एमफिल में दाखिला लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया। फिर मैं वहीं से रिसर्च में मैं एनरोल कराया, लेकिन फिर मैं दिल्ली आ गया। और मैंने वो रिसर्च का काम छोड़ के बीच में फिर मैंने दिल्ली में बीएड में अपना एडमिशन ले लिया, बीएड किया। फिर जामिया चला गया, तो जामिया फिर मैं वहाँ का रिसर्च स्कॉलर रहा। तो इस तरह से 2-3 यूनिवर्सिटीज़ से मेरी तालीम हासिल हुई है। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है तो शायरी तो ये शौक़ हमको बचपन में अपने घर से ही लग गया था। तो घर में कुछ मैगज़ीन्स आया करते थे, तो उसमें बच्चों के रिसाले भी होते थे, बच्चों की मैगज़ीन्स होती थी, तो वो पढ़ने का शौक़ रहा शुरू से ही। फिर उसके साथ साथ उसमें ज़ाहिर है कि जो
ये शायरी और कविता होती, थोड़ा हल्का फुल्का साहित्य होता है ये। जी जी, अच्छा लगता है बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं वो अपने उसका जहन का हिस्सा बन जाता है। और उस वक्त की दुनिया एकदम अलग थी ना, आज तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ये सब चीजें। उस वक्त तो बस वही एक छोटी सी चीज उस वक्त का दिल में समा जाती थी। सोशल मीडिया उस वक्त का जो अखबारात थे, पत्रिकाएं थी, मैगजीन थी और रेडियो था। वहाँ रेडियो तो मेन था। उसमें तो अगर आप श्रोता के तौर पर भी शामिल हो रहे हैं, वो भी आपका सोशल मीडिया बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उस वक्त। नाम आ रहा है। फिर स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू किया, तो बस वहीं से इसकी बुनियाद पड़ती चली गई। फिर हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर ये जो बाकी चीज़ मैंने लिटरेचर में की सारी, मेरे पास बीए में भी इंग्लिश और लिटरेचर रहा, उर्दू अदब रहा। तो वो कहीं ना कहीं एक जो बचपन से जिस चीज़ का शौक़ था उसको वो उसी तरह का माहौल मिलता चला गया, रहा वो, और वो शौक़ पलता रहा। और देखिए प्रोफेशनल वो बन गया और कहाँ कहाँ तक आपकी शायरी पहुँची है। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि अगर हम उर्दू शायरी की बात करते हैं तो लोग उसे गज़ल तक ही महदूद करते हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, गज़ल तक तो बिल्कुल महदूद नहीं है, लेकिन ये गज़ल का ही जादू है, ये शायरी का कसूर नहीं है। ये गज़ल एक ऐसी विधा है कि वो इतनी फोर्सफुल है, इतनी ताकत उसके अंदर है। तो ये अजीब व गरीब सिन्फ है, अजीब व गरीब फॉर्म है। तो लोग वही करते हैं कि जिस चीज़ में ज़्यादा सुना जाता है, ज़्यादा पढ़ा जाता है। ये तो हमेशा रहा है। क्या उर्दू शायरी इससे गहरी है? उर्दू शायरी बेसिकली, उर्दू शायरी तो नज़्म से शुरू होती है, पहले नज़्म से शुरू होती है। उसमें बड़ी तवील नज़में, जिसको मसनवी कहा जाता है, इसको लॉन्ग पोइट्री आप कह सकते हैं। लॉन्ग पोइट्री लेंथ तो में होती है। वहाँ से शुरू होती है ये जो उर्दू शायरी है। उसके बाद जो एक हमारे यहाँ करबला का एक तस्वुर है पूरी, तो उसमें जो मरसिए हैं, जो उस तरह का अदब है जो करबला की तमाम घटनाओं को जिसमें बयान किया गया है, तो वो चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी नज़में हुआ करती थी वो। उसके बाद जैसे जिस तरह जो भी आंदोलन हुए, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो या किसी और समाज सुधार किसी शख्स ने कोई आंदोलन किया हो, तो उसमें वो गज़लें नहीं होती थी बल्कि वो नज़में ही होती थी, कविताएं होती थी। लेकिन फिर जब कसीदा, एक जो विधा है कसीदा, किसी की तारीफ़ करने वाला, तो कसीदे से ये गज़ल जो है वहाँ से बरामद हुई इसमें। तो फिर ये इतनी मकबूल होती चली गई। और इसका जो सबसे बड़ी खूबी है, जिसकी वजह से इतनी पॉपुलर हुई है, उसकी वजह है कि गज़ल में आप की कुछ हदें नहीं होती हैं, चाहे वो मज़मून के एतबार से हो, विषय के रूप में हो, या किसी भी तरह से कोई भी ख्याल, कोई भी विचार, अगर आप नज़्म कर रहे हैं तो आपको किसी एक टॉपिक के इर्द गिर्द रहना होगा। जी जी जी। लेकिन गज़ल की खूबी ये है कि इसमें एक शेर के बाद दूसरा शेर, दूसरा एक अलग यूनिट होता है, तीसरा शेर तीसरी यूनिट होता है। बिल्कुल होता है। तो हर शेर अपने और अलग ही, मतलब एक क्या कहें ना उसको, एक अलग ही अलग अलग दुनिया है। बिल्कुल कंप्लीट होता है अपने आप में एक शेर। बिल्कुल। ये कहा जाए कि कोई भी गज़ल का एक शेर जो है वो अपने आप में एक नज़्म होता है। बिल्कुल। पूरा एक काव्य होता है। और कभी कभी तो अदा साहिबा वो महाकाव्य बन जाता है कोई शेर। बहुत सही कहा। तो ये गज़ल की खूबी है कि इसने तमाम मौज़ूआत को, तमाम विषय जितने ज़िंदगी से करीब हमारे हो सकते हैं, वो समो लेती है। तो इसलिए गज़ल इतनी लोकप्रिय और इतनी पॉपुलर विधा और फॉर्म है कि जाहिर है कि जो लोकप्रियता मिलती है गज़ल से, तो तमाम शायर उसी में कहते हैं। और आसान भी है, इसकी लिमिटेशन है नहीं ना, इसकी लिमिटेशन जी कोई हदें नहीं है, और थोड़ा आसान भी है कहना। आसान है कहना, आसान शब्दों में जी आप 5 शेर गए, आपकी गज़ल मुकम्मल हो गई। और अलग अलग लेंथी भी नहीं है, लेंथी भी नहीं है, एक लाइन लेंथी भी नहीं है। बिल्कुल। तो उर्दू शायरी की बात हो रही है। मोइन शादाब साहब हमारे गेस्ट हैं, हमारे ख़ास मेहमान हैं। इनकी काफ़ी किताबें आ चुकी हैं, जर्नलिज्म भी बहुत अच्छे से ये निभा रहे हैं। कई कवि सम्मेलन में इनको देखा है, बाहर भी जा चुके हैं, कई अवार्ड्स भी इनको मिल चुके हैं। अब हम मोइन साहब से ये जानेंगे कि मोइन साहब, उर्दू शायरी की बात चल रही है, शायरी की बात चल रही है कि जो पॉपुलर शायर राहत इंदौरी जी रहे हैं, और उनके बाद आप किसे देखते हैं, मानते हैं? देखिए, आपने इस ज़माने की बात कर दी जो पॉपुलैरिटी में राहत साहब, आपने मुशायरों के ताल्लुक़ से बात कर दी, वरना अदब में तो ऐसे बहुत से नाम हैं इससे पहले भी। लेकिन आपका जो सवाल है, मैं समझता हूँ कि मुशायरे के हवाले से है, उस पॉपुलर लिटरेचर के ताल्लुक़ से है। तो इस अहद में जब राहत इंदौरी साहब भी हयात थे, हमारे यहाँ
एक जो पहली सफ़ कही जा सकती है, एक पहली पंक्ति, उसमें 3 शायर का 3 शायरों को शामिल किया जाता था। अभी इधर पिछले अगर हम 4-5 साल या 10 साल की बात करें, उससे पहले तो पूरा भरा होता था स्टेज, उसमें हर शख्स सफ़ अव्वल का होता था। लेकिन इधर कुछ ऐसा रहा पिछले 20 बरस में, जो नुकसान हुआ है मुशायरों का, जो उसमें ख़राब शायर आए हैं, घटिया शायरी सुनाई जाने लगी है, तो उसकी वजह से वो जो पहली सफ़ के लोग थे, वो जो मेयार था वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ। लेकिन वसीम बरेलवी साहब, मुनव्वर राना साहब और राहत इंदौरी साहब जी, ये एक ज़माने में ये थे। लेकिन अब बहुत अफसोस की बात कि राहत साहब हमारे दरमियान नहीं है। तो उसी तरह इस वक्त जो सरगर्म है वो वसीम बरेलवी साहब हैं, जो वो इनसे भी सीनियर शायर हैं देखा जाए तो। वसीम बरेलवी साहब का एक बड़ा लंबा सफ़र है जी, और उन्होंने ख़ुद को बड़ा संभाल के रखा है। बिल्कुल। और आज तक वो अपने मुशायरों में मौजूद हैं, और हम तो दुआ करते हैं कि सलामत रहे, बिल्कुल सलामत रहे। तो बात जी, हमने ये देखा है कि उनके यहाँ जो मुशायरों की तहजीब थी, जब आप उनसे मिलते हैं या उनको सुनते हैं, उनको बैठते हुए देखते हैं स्टेज पर, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारा 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस, 40-50 बरस पहले हमारा मुशायरा कहाँ था, उसकी सभ्यता क्या थी, उसका स्टैंडर्ड क्या था, उसमें किस तरह बैठा जाता था, उसमें किस तरह सुनाया जाता था, उसका अंदाज़ा होता है अगर हम इन शख्सियतों के आईने में हम उस अहद को देखना चाहते हैं तो वो मिलता। अब इसके बाद वो चीज़ नहीं है पैदा। हालांकि बहुत से शोरा हैं हमारे पास, बहुत सीनियर है, वो सब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि बहुत एक बड़ी फहरिस्त है। लेकिन वो उस मकाम की तरफ हम तो दुआ करते हैं कि उस मकाम को हासिल करें, और कर रहे हैं लोग। देखिए, इतने बड़े शायरों के साथ बैठना, उनको सुनना ही एक तहजीब तो है ही, और एक्सपीरियंस हो जाता है क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर है। तो मोइन साहब से हम ये जानेंगे कि बात चल रही है शायरी की, उनके फेवरेट शायर कौन है, और शायरी को ज़िंदा रखने के लिए उर्दू ज़रूरी है? देखिए, शायरी को किसी भी ज़बान में जब आप शायरी करते हैं तो वो ज़बान तो आनी चाहिए। अगर आप उर्दू में शायरी कर रहे हैं तो उर्दू आनी चाहिए, पंजाबी में शायरी कर रहे हैं तो पंजाबी की वाक़फ़ियत होनी चाहिए, इंग्लिश की शायरी आप इंग्लिश बगैर पढ़े नहीं कर सकते, हिंदी कविता आप हिंदी बगैर पढ़े नहीं कर सकते। लेकिन मामला यहाँ ये कि हिंदी उर्दू इतनी करीबी ज़बानें हैं, ये दुनिया में शायद कोई ऐसी 2 ज़बानें हों जो इतनी करीब हों अपनी ग्रामर के एतबार से और अपने शब्दों के एतबार से। तो यहाँ इसलिए कन्फ्यूज़न और एक सवाल वहीं से आपके जहन में आया होगा कि क्या उर्दू पढ़ना लाजमी है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो शायरी हो रही है वो हिंदुस्तानी ज़बान में हो रही है जी, और हिंदुस्तानी ज़बान की खूबी ये है कि उसमें 2 या 3, अब तो 3 स्क्रिप्ट हो गई हैं उसकी। पहले तो उर्दू में लिखी जाती थी हिंदुस्तानी, जिसकी महात्मा गांधी ने वकालत की थी। हिंदी में लिख सकते हैं आप उसको देवनागरी में, और अब तो रोमन में लिखी जाती है। तो देखिए, बातों बातों में हम मोइन साहब के कुछ शेर सुन लेते हैं, तो हमें कुछ सुनाइए। बस कुछ शेर मैं पढ़ देता हूँ आपके इधर, कुछ जो मेरे ऐसे अशार हैं कि जो इधर मशहूर हुए हैं जी। उनमें एक शेर ये पढ़ता हूँ कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। वाह। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। एक शेर और सुनाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि गज़ल के चेहरे पे इस बार ताज़गी कम है, गज़ल के चेहरे पे इस बार ताज़गी कम है, मेरे ख़याल से आँखों में कुछ नमी कम है, मेरे ख़याल से आँखों में कुछ नमी कम है, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो ज़िंदगी कम है। वाह वाह वाह। अगर मैं सोचने बैठूं तो ज़िंदगी कम है, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो ज़िंदगी कम है। एक गज़ल के और मैं कुछ शेर जी ज़रूर खिदमत में पेश कर देता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि बोझ ख्वाबों का इन आँखों से बहुत ढोया था, बोझ ख्वाबों का इन आँखों से बहुत ढोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था, दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे,
दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था। वाह 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 वाह। दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया। आंखों से नहीं रोया था। दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था। देखकर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, देखकर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, तूने खेतों में उजाला ही कहाँ बोया था। वाह 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 वाह। देखकर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, तूने खेतों में उजाला ही कहाँ बोया था। और ये शेर, ये जो डिक्शन है इसमें जो लफ्ज़ियात है गज़ल को के मुताबिक नहीं है, लेकिन एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, ज़रूर ज़रूर वो लफ्ज़ियात का मैंने इस्तेमाल किया है। गज़ल बहुत सी लफ्ज़ियात कबूल नहीं करती, लेकिन ठीक है, जदीद अहद से भी आंखें मिला रही है गज़ल। दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था, जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है। जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है। दौड़ में अब के तो खरगोश नहीं सोया था। वाह वाह वाह। दौड़ में अब के तो खरगोश नहीं सोया था। और वो शेर जिसकी वजह से मैंने ये गज़ल कही है, शायद किसी लायक हो। अर्ज़ करता हूँ, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है। और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। बहुत खूबसूरत मोइन साहब। अब हम और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। बहुत बहुत खूबसूरत। हम आपसे ये जानेंगे, आजकल के नौजवान जो है, जो शायरी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, सबसे पहला तो मैं ये उनसे गुजारिश करूँगा, नए लिखने वालों से, कि वो पढ़ें अपने क्लासिक्स को। हो क्या रहा है, पहले तो जब कोई नया शख्स आता था शायरी में, तो उसमें उसको ये मशवरा दिया करते थे कि आप मुतालिया कीजिए, मतलब स्टडी और अध्ययन आपका बहुत गहन होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि अब जो आज की नस्ल है वो पढ़ नहीं रही है, वो सिर्फ फेसबुक पढ़ रही है। वही मैं कह रही हूँ ना, वो फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे है, तो और उनको लगता है तो बस हम बन गए शायद। हाँ, वो बड़ा नाकिस कलाम है जो फेसबुक पर आ रहा है और सोशल मीडिया पर आ रहा है। तो कई मरतबा क्या होता है कि हमको ये लगता है कि हमने बहुत बड़ी बात कह ली जी, लेकिन वो बात अदा साहिबा कही जा चुकी होती है। जी 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 बिल्कुल। अगर आप पढ़ें उसको तो इतना कुछ कहा जा चुका है, और इतनी खूबसूरती से कही जा सकती है। हाँ, अगर उसमें कोई नया पहलू तलाश कर रहे हैं, आप मजमून को बढ़ा रहे हैं, आगे तौसी कर रहे हैं, या उसका कोई नया पहलू तलाश कर रहे हैं, तो आपको हक है कि आप उस मजमून का पहला टिप ये है इस्तेमाल कर सकते। पढ़ें पहले पहला टिप ये है हमारे दर्शकों। दूसरी बात ये है कि इस पढ़ने में ये आ जाता है कि आपको दूसरों के अशार याद होने चाहिए। पहले तो हमारे जो असातिज़ा है वो ये कहा करते थे कि आपको कम से कम 10,000 शेर याद होने चाहिए, ये शर्त थी। बिल्कुल, और क्या। और ये हमको देखने में तादाद ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये तो होता कि आप 10,000 शेर एक वक्त में नहीं सुना सकते, ये सच है। लेकिन वो 10,000 शेर आपको याद ज़रूर हो सकते हैं। यानी आज आपको 5 शेर याद आ सकते हैं, कल आप कहीं बैठे हैं तो सिलेबस के तौर पे दिया जाता है। आप रात को सो रहे हैं तो कुछ और शेर, लेकिन वो शेर आपके हाफजे में कहीं ना कहीं महफूज होने चाहिए। जी, हाँ जी। और उसकी वजह यही थी कि जब आप दूसरे का शेर, यहाँ इससे मैं इस बात को भी जोड़ूंगा कि आजकल जो नामौजू और मीटर से बाहर और बेबहर होने का मसला है वो भी इसलिए है क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आप अगर किसी दूसरे शायर का शेर बिल्कुल ठीक तरह से अदा कर दें, वही लफ्ज हों, वही कहाँ मात्रा पतन है, कहाँ से लफ्ज गिर रहा है, बिल्कुल, हाँ। तो आप जब इस तरह के अशार पढ़ने लगेंगे तो आप बिल्कुल बहर में कहेंगे, मीटर में कहेंगे। लेकिन जब आप दूसरे शायर का शेर ही सही नहीं पढ़ सकते तो आप कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो पहला मशवरा मेरा यही है नई नस्ल के साथ के लिए कि आप पढ़ें, खूब पढ़ें और देखें कि क्या कुछ कहा जा चुका है। और न सिर्फ पुराने शायरों को पढ़ें बल्कि जो नया अदब, जो बहुत मोतबर अदब है, कंटेम्परेरी आपका लिटरेचर है, आपकी नज़र उस पर भी होनी चाहिए कि हमारे मुआसरीन, हमारे समकालीन वो क्या कह रहे हैं। और यहाँ जिसे हम कहेंगे ना कि यहाँ व्हाट्सएप का इनबॉक्स, यहाँ इनबॉक्स में 10,000 शेयर कम से कम होने चाहिए। हाँ, ये तो पहली शर्त थी। तो 10,000 न से 1,000 तो कर लें कम से कम, 1,000 तो कर लें कम से कम, 500 तो कर लें। वो सुन नहीं रहे हम बैठ के सुनाइए, वो हो आपको, वो इनबॉक्स में रखे, इनबॉक्स में हो तो बैक वक्त तो सब उनकी भाषा के हिसाब से हम कहेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने कंटेम्परेरी जो राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनको भी पढ़ें और तब कोई बात शुरू करें। और ज़बान का बहुत ख्याल रखें। देखिए, अदब जो है वो थोड़ा सा अलग होता है अम्मा से, लहजा और एक्सेंट। हाँ, बिल्कुल। तो अदब तो इल्म से भी अलग होता है। आजकल तो वो ज भी नहीं पढ़ा जाता है, ज ही बोल देते हैं ऐसे ही। हाँ, वो तलफ़्फ़ुज़ का मामला है। तो देखिए, तो उसका तो मीनिंग ही बदल जाता है ना, क्योंकि शायरी
वो पढ़ने से आएगा। फिर मशवरा करें अपने करीबी लोगों से जो आपके सीनियर्स हैं, बिल्कुल टीचर्स से, बिल्कुल और सीनियर्स से मश्क करें। एक बात और ऐड कर दूं कि पुराने असातिज़ा ये भी कहा करते थे कि शायरी के लिए 3 मीम ज़रूरी है। मीम, हाँ जी, मीम है कहते माँ, थे। माँ जो हमारा है ये, तो उससे ये है कि मीम से जो है मुतालिया, जिसका मैंने जिक्र किया कि स्टडी, और मीम से जो है वो मशवरा करें, यानी आप किसी गाइडेंस हाँ, में जब मशवरा किसी करें। को सुनाएंगे तभी तो जी, पता चलेगा। और उसमें जैसे हम संगीत में जब तक आप गाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं लोग, तभी तो पता जी, फर्क लगेगा बिल्कुल। नजर। और तीसरी चीज़ है मश्क, प्रैक्टिस। वाह, तो हार्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस से बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद हल हो वो जाती हमारे हैं। जर्नलिज्म में भी कहते हैं ना कि आप लिखते रहें 4 घंटे तो आप बैठे लिखें, जी पढ़ें, बिल्कुल लिखें, और अपना लिखा हुआ काटें, खुद ही दुरुस्त करें। हाँ, बिल्कुल, आज का मसला एडिट करें। आज का मसला ये, और आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा, तो आज एक और बड़ी समस्या है, बड़ा मसला है कि कोई शायर चरबे बहुत कर रहे हैं आजकल, यानी सरक़े की हद तक कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, पॉलिटिक्स कुछ भी कह रहे हैं कि उसको भी शायरी ही समझते हैं। ख्याल जो है वो किसी का, आपका शेर है मैंने उड़ा लिया, फिर वो क्या करते हैं कि वो उसका एक जवाब जस्टिफाई करते हैं, और एक पूरी वो भी एक समझ पूरी में फौज नहीं उनके इर्द गिर्द आ जाती है, नहीं यार तुम्हारा शेर तो अलग है, नहीं वो उनका अलग है। तो वो उसको पहले ये होता था कि जरा सा भी शेर मिलता था कहीं, बिल्कुल, और जवाबदेही जिसे हम कहते थे, जवाबदेही भी होती थी। आपका शेर अगर मुझसे अच्छा, मैं अपना शेर काट दूंगा। बिल्कुल, सरेंडर, हाँ। तो ये सब चीजें हैं कि अंजलि अदा साहिबा का शेर मुझसे अच्छा, मैं तो अपना काट रहा हूँ, लेकिन अब क्या करते हैं, वाड़े रहते हैं, इनसे मैं भी रखूंगा, परफेक्ट। हाँ, तो पहले तो मैंने गूगल से देख लिया, मैं परफेक्ट, पूरी बयाज़े लोग दरिया में डाल देते थे। कुछ ऐसे वाकयात हैं, वो डायरी लेके गया, ये भी एक किसी उस्ताद के बाद, हाँ, कि भाई क्या लिखा है, उन्होंने दरिया में फेंक दी डायरी, कि जाओ फिर लिखो। बिल्कुल, ये एक तपस्या होती है। तो ये तपस्या के बगैर और रियाजत के बगैर जो है ये फ़न हासिल नहीं होता। इसकी तरफ हमारे नौजवानों को तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा कह रहे हैं वो लोग, अच्छे उनके तजुर्बात हैं, बिल्कुल, और उनके लिए सब चीज़ें उस टाइम तो मतलब मौजूद नहीं थी। इस तरह की चीज़ें आजकल अवेलेबल है, डिक्शनरी है, सब कुछ जो भी वो चाहेंगे, इतनी एकेडमीज हैं जाने के लिए, बुक्स अवेलेबल है। हमारे ज़माने में तो होती नहीं थी, लाइब्रेरीज है, कहीं से भी। बिल्कुल, सबसे पहले तो गूगल से आप अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए, पढ़िए, सीखिए, ट्रांसलेशन है, एवरीथिंग है। तो जाते जाते मोइन साहब एक कुछ शेर हो जाए। हाँ, मैं कुछ 4-5 शेर और सुना देता हूँ गज़ल के। एक बड़ा ही कुछ अजीब व गरीब काफ़ियों में गज़ल है, वो सुनाता हूँ आपको जी। उसमें एक तो शेर अच्छे भी हैं। अर्ज़ करता हूँ कि फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया, फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। वाह। किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया, बुलाया हमने तो आया न मिन्नतों से भी, बुलाया हमने तो आया न मिन्नतों से भी, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। वाह। जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। और शेर ये सुने, ख़ास तौर से अर्ज़ कर रहा हूँ, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया, वो आसमानों से उतरें तो हम बताएं उन्हें, वो आसमानों से उतरें तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। वाह, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। वो आसमानों से उतरें तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, उजाला सारा गिरेबां के चाक से आया। वाह। उजाला सारा गिरेबां के चाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। आपकी जो कुछ किताबें जो है इनकी पब्लिश होने वाली हैं जल्दी से। हम चाहेंगे कि वो जल्दी से पब्लिश हों और हम तक पहुँचे, पूरी दुनिया तक पहुँचे, हमारे नौजवानों तक पहुँचे। और जो आपने टिप्स दिए हैं, बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आदाब।